हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज वेक्टर। और वेक्टर वैसे तो है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन है बहुत ही खतरनाक। मतलब खतरनाक मतलब कि इसका यूज जो होता है ना, वो हर चैप्टर में यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हर चैप्टर में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि वो वेक्टर होती हैं। तो जैसा वेक्टर बिहेव करेंगी वैसे वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी बिहेव करेंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं लेक्चर पे। और इस लेक्चर को हम कवर करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, देखते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पोजीशन वेक्टर। देखो, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है, सबसे पहले जानना वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज ए वेक्टर है तो उसके ऊपर ये एरो लगाते हैं, तो ये इसका मतलब हो गया ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर मतलब क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड होती है साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब कैसे? देखो, हमारे पास सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक कोई पॉइंट है पी। ठीक, और मैंने इसका रिप्रेजेंट करना है ओरिजिन से, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। इसके कोऑर्डिनेट लेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। व्हाट इज आई कैप एंड जे कैप? आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है। आई कैप जो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जे कैप वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही होता है के कैप जो कि जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 यूनिट होता है। तो ये इसका कोई मैग्नीट्यूड मतलब वैसा नहीं होता है 2 3 4, इसकी वैल्यू नहीं होती, इसकी वन वैल्यू होती है। सिर्फ ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो अगर हमारे पास सपोज करो जो है 3 डायमेंशन अगर ऑब्जर्व करें, अगर कोई पॉइंट है, अगर उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज पी, और ये हमारा वेक्टर है आर वेक्टर। क्लियर? ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन ले लो, और ये हमारी जेड डायरेक्शन हो गई। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना आपको, तो क्या करोगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड निकालने का, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर को अगर लिखना चाहो, सपोज आई कैप को लिखना चाहते हो, तो आई वेक्टर बाई मॉड आई वेक्टर, ऐसे आप यूनिट वेक्टर को लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में बहुत यूज होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, पहले आप पॉइंट P1 पे थे, बाद में थोड़ी देर बाद आप पॉइंट P2 पे आ गए। तो आपकी पोजीशन वेक्टर पहले आपका इस डायरेक्शन में था, लेट दिस इज R1 वेक्टर, बाद में आपका पोजीशन वेक्टर ये हो गया R2 वेक्टर। तो आप कितना डिस्प्लेस कर गए P1 से P2 तक जाते समय, आप कितना डिस्प्लेस कर गए, दैट इज डेल्टा आर। क्लियर? डेल्टा आर वेक्टर। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? सपोज P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। P1 के कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1 z1। ठीक है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा p निकालेंगे, मतलब इन दोनों में कितना चेंज आया, मींस P2 माइनस P1, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो P2 को आप रिप्रेजेंट कर लोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया P2 वेक्टर। माइनस P1 वेक्टर क्या लिखोगे? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमारा हो गया P1 वेक्टर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट डेल्टा p, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हमारा आ गया डेल्टा p। ये हमारा डेल्टा p मतलब चेंज दो वेक्टर के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, डेल्टा p मतलब डेल्टा r, डेल्टा p मतलब डेल्टा r। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। क्लियर? ये हमारा बहुत यूज होने वाला है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल में हैं तो जो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड a1 a2 a3, ये मैग्नीट्यूड है along the x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। सिमिलरली b1 का b वाले वेक्टर का b1 b2 और b3, ये हमारे i कैप j कैप और k कैप डायरेक्शन में इसके मैग्नीट्यूड है। जब उनके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, अगर वो हर डायरेक्शन का सेम आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो देखो a1 अपॉन b1 का जो रेशियो है, a2 अपॉन b2 का जो रेशियो है, a3 अपॉन b3 का जो रेशियो है, वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो a1 अपॉन b1 किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, i डायरेक्शन को, और a2 और b2 j डायरेक्शन को, सिमिलरली a3 अपॉन b3 k डायरेक्शन को। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन का जो कहते हैं रेशियो है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी हम कहेंगे दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा हर जगह इंपॉर्टेंट यूज होगा, चाहे वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे हमारा रोटेशन चैप्टर हो, हर जगह आएगा ये। कंपोनेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर दे दिया r वेक्टर लेट, और इसका लेट ये x डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। क्लियर? तो x डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में उस वेक्टर को रोटेट करोगे तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो आएगा r cos थीटा। इसका कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा r cos थीटा। क्लियर? और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रोटेट करोगे तो वो आएगा r sin थीटा। ये आ जाएगा r sin थीटा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया गया है। तो r cos थीटा क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अलोंग द x डायरेक्शन r वेक्टर का, और r sin थीटा क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, इस तरीके से हम r वेक्टर को लिख सकते हैं। तो r cos थीटा हो गया उसका कंपोनेंट अलोंग द x डायरेक्शन, r sin थीटा हो गया कंपोनेंट अलोंग द j डायरेक्शन। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन में है तो अगर वो x डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है, y डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाता है, और z डायरेक्शन से गामा एंगल बनाता है, तो अगर अल्फा डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज r cos अल्फा i कैप, और बीटा डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, r cos बीटा j कैप, और अगर हम k डायरेक्शन में z डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आएगा r cos गामा। तो हमने इस तीनों को लिख लिया ऐसे, r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r cos गामा k कैप। ठीक है, इन तीनों को लिख लिया। अब इनका जो एक्सप्रेशन होता है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, और कुछ शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, दिस इज अबाउट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि हम दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। देखो नॉर्मली जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है वैसे हम वेक्टर को ऐड नहीं करते हैं। जैसे हमने सपोज करो 2i कैप प्लस 3j कैप बोल दिया और आपने इसको ऐड कर दिया 2 प्लस 3 5, गलत है, क्योंकि 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक x डायरेक्शन पे जा रहा है 2, और 3 जो है वो y डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इनको ऐसे ऐड नहीं करोगे 2 प्लस 3, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के लिए आप सिर्फ ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सारे जो चीजें मैं लिख के दी हैं, ये सारे जो फॉर्मूले या सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ये प्लीज नोट डाउन करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हर लेक्चर को 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से, इस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के फॉर्मूले से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, कैसे आएगा, a हो जाएगा सपोज 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया, और i और j मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 4 प्लस 9 13, तो रूट 13 आ जाएगा इसके वैल्यू, ऐड करने पर इसकी वैल्यू रूट 13 आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो जो cos थीटा है, जो थीटा एंगल है, थीटा रिप्रेजेंट करता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। सपोज ये a वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये रिप्रेजेंट करता है थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे याद करोगे, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो 90 है, 90 मतलब परपेंडिकुलर है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सिंपल सा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर सपोज इनके दोनों के बीच का वैल्यू 0 है तो लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है मीन्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इसके अपोजिट है, एक वेक्टर इधर है, इसके अपोजिट है, तो 180 डिग्री मतलब -1, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी, तो डायरेक्ट आप a माइनस बी लिख सकते हो। अगर रिजल्टेंट a और b का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अगर अल्फा एंगल बनाता है किसी सर्टेन एंगल a से, तो वो अगर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप वहां पे बार बार ड्राइव नहीं करोगे, अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप क्विकली अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर। अब देखो दो वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो तरीका प्रोडक्ट करने का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए सिंपल है, वो सेम प्लेन में रहते हैं डॉट प्रोडक्ट वाले, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम प्लेन में है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू लिखेंगे आप, सपोज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसको लिखने का तरीका है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ए और ए क्रॉस बी में हमेशा डायरेक्शन आएगा, और जबकि ए डॉट बी में डायरेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, वो एक स्केलर प्रोडक्ट है और ए क्रॉस बी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। याद रखना एक चीज, ए डॉट बी वेक्टर बराबर बी डॉट ए वेक्टर हो सकता है पॉसिबल, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर पॉसिबल नहीं हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए पॉसिबल है, लेकिन ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब देखो इनकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है ए क्रॉस बी की। सपोज करो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो जिस डायरेक्शन ए वेक्टर है पहले उस फिंगर्स को यूज करो, उधर उस डायरेक्शन में ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, और फिर उस फिंगर को रोटेट करो बी की डायरेक्शन में। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी तीसरा वेक्टर जो सी वेक्टर होगा, वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए क्रॉस बी, तो ये आ गया सी, तो सी वेक्टर जो हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर ऊपर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ए क्रॉस बी जो थंब की डायरेक्शन होगी वही रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा, दैट इज सी वेक्टर, और वो क्या होगा, उन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल से हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड आप इस मेथड से निकाल सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और आप आई को जब आपको आई को लिखना होगा तो आई का रो और आई का कॉलम हटा दो, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे देखो हमारे पास ये है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप आई कैप लिखोगे तो इसका रो और कॉलम हटा दोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, उसको माइनस साइन लगाएंगे। तो 6 इंटू 3 18 माइनस 5 इंटू 4 20 आई कैप। अब जे कैप लिखेंगे तो ये और ये पोर्शन हटा देंगे, ये पोर्शन हटा देंगे और ये पोर्शन हटा देंगे, तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई और 2 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6, ठीक है, और 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 10, और जो जे कैप होगा माइनस डायरेक्ट माइनस होगा, तो अल्टरनेटिव होता है आई प्लस जे माइनस के पॉजिटिव। अब के के लिए के का रो हटा दो, के का कॉलम हटा दो, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई और 2 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 के कैप। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं
तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप पुराने हैं तो बने रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं हर लेक्चर को 10 या 15 मिनट में कंप्लीट करके आपके पास कम टाइम होता है क्योंकि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं 4 मई को, तो तैयार रहें और मेहनत करें मेरे साथ। और जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।